हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने अपने बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। जिस किसी ने ना देखे हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक यूनिट 1 और 2 के, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। ये मान के चलिए कि 99% वो आएंगे ही आएंगे। 1% चांस है कि कुछ और आ जाए, लेकिन 99% श्योरिटी है कि वो टॉपिक आपके आते ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यूनिट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो आपको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करना है वो बता रही हूँ मैं। वो टॉपिक जरूर कवर करके जाइएगा। तो 80 में से आपके 70 प्लस तो आ ही जाएंगे अगर आपने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। एक डिफरेंस है आपके चैप्टर में, दो डिफरेंस है, एक माइक्रो और मैक्रो के बीच में, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में। तो आपको दोनों ही डिफरेंस बहुत अच्छे से करके जाना है। 4 नंबर में ये आ सकता है। और मज़े की बात यह है कि यूनिट 1 से सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक कह लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो हट ही चुका है। पीपीसी पीपीएफ आपका पूरा हटा दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे जो भी आ सकते हैं। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आ सकता है 4 नंबर में। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी आएगा 4 नंबर में। इन दोनों में से कोई भी डिफरेंस आपका आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। और वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, क्यों हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, इसमें हमने पढ़ा है किस वजह से अराइज होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रिसोर्सेज कम है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, अनलिमिटेड हैं। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने कर रखे हैं कि जो हमारे वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ये क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली आ सकता है, और मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी कर रखे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप चैप्टर 1 की वीडियो उठा के देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ही लिखना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन होती है। इसके बारे में आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देना है। अगर 3 से 4 नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है, तो इतना ही इनफ है। ये बात हुई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली आ सकता है। 4th क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने छोड़ के जाना ही नहीं है, तैयारी इसकी पूरी रखनी है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ रखा है। तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम दे देंगे जिसे हमें एक्सप्लेन करना है। पहली प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स के नाम से भी आ सकती है। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक के नाम से भी आ सकती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी आ सकती है। मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, ये आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ में देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएंगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 1 नंबर में आ सकता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी के बारे में भी पढ़ जाना थोड़ा सा। ये तो 5 क्वेश्चन जो कि आपके यूनिट 1 में कवर होते हैं, आ सकते हैं। पूरे 99% चांसेस हैं इसके आने के। ये तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट होती है। यूनिट 2 में जो हमारा यूनिट का नाम है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें आपके 3 चैप्टर कवर होते हैं। आप लोग जब पढ़ते हैं तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने रिलेशनशिप पढ़ा है। उसके जितने भी पॉइंट है सारे अच्छे से करके जाना। डायग्राम, शेड्यूल जो भी है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये भी आएगा ही आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद शेड्यूल एंड डायग्राम। ये तो छोड़ना ही नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको, तो लगा लो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात है कि हमारी जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, हमने 2 केस में पढ़े हैं, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। आपसे जो पेपर में पूछे जाते हैं सिंगल कमोडिटी आप कर लें तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन 2 केस कमोडिटी जो है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी आपने छोड़ना ही नहीं है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 6 नंबर में पूछा ही जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें आपके 4 नंबर में ना रीजंस भी पूछे जा सकते हैं, इसका केस हो गया या इसका केस हो गया। आपको ये भी अलग अलग से एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि एम यू अपॉन में पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन में पी वाई से, और एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज़ लेस देन एम यू वाई अपॉन में पी वाई से। तो ये केसेस भी अलग से 4 से 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा ये वाला। ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अगर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करी जाए, जो प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है कि आपको दिक्कत ना हो पेपर में, कोई केस स्टडी आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स, कंज्यूमर है 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है। वाई इज द कंज्यूमर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्यों वो इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। व्हेन ही बाइज ओनली एट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच लाइज एज द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। आपको ये जो आपने केस पढ़े हैं, जो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है जिसमें बजट लाइन टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व पे, क्यों वहीं पर ही हमारा इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो आपको इंडिफरेंस कर्व का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है कि ऊपर वाले में क्या दिक्कत आती है, जो नीचे बनता है उसमें क्या दिक्कत आती है, एक्सप्लेन करना है उसे डायग्राम के साथ। ओके, ये यानी कि आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे इसमें, जिसमें आपको पूरा का पूरा बताना है कि बजट लाइन जो टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व पे, उस पे हमारा कंज्यूमर क्यों बनता है। ठीक है, 5th क्वेश्चन ये हो गया आपका। और इस तरीके से 5th क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पूरा ही यानी कि पूरा ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व तैयार कर लेना अपना। ओके, 5th क्वेश्चन में ये हो गया। उसके बाद डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड में शेड्यूल एंड डायग्राम। आपको लॉ ऑफ डिमांड तो बहुत अच्छे से करना है, 3 से 4 नंबर में आता ही आता है क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड में शेड्यूल एंड डायग्राम एक्सप्लेन करना। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। और उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, हमने 2 पढ़े हैं, मूवमेंट इन डिमांड, मूवमेंट इन क्वांटिटी डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये सारे पढ़े हैं ना हम लोगों ने। मूवमेंट बोलते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, शिफ्ट होती है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। मूवमेंट किसकी वजह से आती है, प्राइस की वजह से आती है, और शिफ्ट किसकी वजह से आता है, अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से आता है। तो ये दोनों टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, विद डायग्राम तैयार कर ले तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आपको डिफरेंस बिटवीन है कुछ वो करने हैं तैयार। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आपको ये तीनों एक ही उसके हैं, एक ही टॉपिक के हैं। अगर आप मूवमेंट और शिफ्ट वाला टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये डिफरेंस भी आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 रेडी कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में भी आ जाता है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिर्फ 3 ही चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। पहला है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको सारे आने चाहिए, सारे फॉर्मूले वगैरह सब आने चाहिए। न्यूमेरिकल आता ही आता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो डिग्रीज आ जाएंगी, जो हमने 5 डिग्री पढ़ी हैं। ठीक है, अगर डिग्री भी नहीं आई तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ डिमांड आ जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है, या तो न्यूमेरिकल बनेगा, और न्यूमेरिकल नहीं बना तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए रेडी कर लेना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 एंड 2 के। अब अगली वीडियो में हम 3 एंड 4 के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कि प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की कि आपकी केस स्टडी किस फॉर्म में आती है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाते हैं जो आपको शायद ना पता हो। डायरेक्ट की जगह वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आप लोगों को इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी जानने हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो मेरी आगे की वीडियो आपके पास नहीं आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।